प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपका नया चैप्टर परमाणु संरचना एवं स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति आपको प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। देखिए, प्राचीन काल से ही सभी दार्शनिकों का और वैज्ञानिकों का ये मत था कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन उस समय विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की और उनके पास कोई भी इस बात का प्रायोगिक प्रमाण नहीं था कि पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ये केवल अनुमान था। तो 1803 में जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपना परमाणु मॉडल दिया और उनके हिसाब से हर पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ है और इन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ये परमाणु अविभाजित कण हैं डाल्टन के नियम के अनुसार। ये किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है और उस पदार्थ के समस्त गुण परमाणु में निहित होते हैं। ये डाल्टन ने कहा। लेकिन इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने अपना परमाणु मॉडल दिया, क्योंकि डाल्टन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी और उसको मॉडिफाइड करने के लिए अपना एक परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक स्वर्ण पत्र लिया, एक सोने की पतली पत्ती ली। अब सोने की ही क्यों ली? क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसके हम छोटे से पतले पत्ती जो है बना सकते हैं। इसलिए स्वर्ण पत्र की एक पतली सी पत्ती ली और उसमें उच्च ऊर्जा युक्त, उच्च गतिज ऊर्जा, जिनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कणों को पतली स्वर्ण पत्र पे उसने टकराया। ठीक है, बहुत सिंपल ढंग से बता रहा हूँ कि उच्च ऊर्जा, हाई काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड अल्फा कणों को स्वर्ण प्लेट पर, सोने की प्लेट पर टकराया। तो उसने कुछ यहाँ से जो पार निकलने वाले अल्फा कण हैं, इधर जो अल्फा कण निकले, उसके बारे में कुछ नई जानकारी हासिल की। क्या जानकारी हासिल की? उसने ये यहाँ से जो निर्गमित जो बाहर जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अल्फा कण निकल रहे हैं, उसने 3 प्रकार के देखे। एक थे कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे जो है आर पार निकल गए, जैसे यहाँ से आ रहे थे वैसे ही सीधे आगे निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो जिस रास्ते पे गए, जैसे ये था, उसी रास्ते पे वापस आ गए। तो यानी 3 प्रकार के अल्फा कण जब स्वर्ण पत्र से आगे निकले तो उसने 3 प्रकार के अल्फा कणों को नोटिस किया। ठीक है, और इन तीनों प्रकार के अल्फा कणों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया कि परमाणु का जो है कैसा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि देखिए, स्वर्ण पत्र है, ये भी एक पदार्थ ही है और ये परमाणु से मिलकर के बना हुआ है डाल्टन के हिसाब से। लेकिन उस परमाणु की बनावट क्या है, उसको समझने की जरूरत है। तो उसको रदरफोर्ड ने कैसे समझाया, वो अल्फा कण परिकिरणन का प्रयोग हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 3 प्रकार के अल्फा कण निकले, उसके बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला। पहला, देखिए, जो अल्फा कण सीधे आर पार निकल रहे हैं, स्वर्ण पत्र से सीधे टकराए और सीधे आर पार निकल गए, तो उसको रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का अंदर से अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है और ये अल्फा कण
खोखले भाग से होते हुए सीधे आर पार निकल गए। एक बात। दूसरी बात, अल्फा कण जो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गए, सीधे आ रहे थे थोड़ा सा विचलित हो गए हैं, या जिस मार्ग पे गए उसी मार्ग पर वापस आ गए हैं, इन दोनों बातों को उसने कैसे समझाया कि देखिए अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब अल्फा कण जब स्वर्ण पत्र पर गिरा होगा, परमाणु पर टकराया होगा, तो परमाणु पर टकराने के बाद अल्फा कण या तो वापस लौट गए या तो थोड़ा सा विक्षेपित हो गए। यानी परमाणु पर एक ऐसा निश्चित भाग होना चाहिए जहां पर भी धनात्मक आवेश होना चाहिए, तब जाकर के अल्फा कण को वो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। और ये धनात्मक भाग कौन सा है? न्यूक्लियस। इसको नाभिक कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी परमाणु का जो समस्त धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि देखिए बाहर तो जो अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए उन पे तो कोई विक्षेप नहीं हुआ, इसका मतलब उसका टोटल जो धनात्मक आवेश है एक ही जगह पर सेंटर्ड है, एक ही जगह पर केंद्रित है, और उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक। तो इस प्रकार से नाभिक की खोज हो गई परमाणु में। ठीक है। इस परमाणु के नाभिक का आकार अगर देखा जाए तो ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का, और अगर एटम का अगर हम देखें तो 10⁻10 मीटर, तो 10⁻10 मीटर काफ़ी सूक्ष्म होता है, इतना परमाणु का आकार होता है। ठीक है। तो ये 3-4 बातें जो है रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि भाई ये जो अल्फा कण परिकिरणन का प्रयोग है, कूलाम के नियम के लिए भी ये क्या होता है? सत्य होता है कि दो आवेशित कण, क्योंकि अल्फा कण धनात्मक आवेश, परमाणु का नाभिक धनात्मक आवेश, जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे उनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी दूरी कम होती जाएगी तो प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो कूलाम के नियम का भी सत्यापन अल्फा कण परिकिरणन के प्रयोग से होता है। ठीक है। ये था आपका अल्फा कण परिकिरणन का प्रयोग। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और आती है कि कमियां। अब देखिए अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग या रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड ने 2-3 बातें कही कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। एक बात, परमाणु का कुल धनात्मक आवेश एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है, और परमाणु का जो आकार होता है अपेक्षाकृत बड़ा होता है, 10⁻10 मीटर। ठीक है। ये 3-4 बातें जो है रदरफोर्ड ने मोस्टली कही। ठीक है। अब इस आधार पर, और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज भी पहले होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। ये चौथी बात कही रदरफोर्ड कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है, उसका समस्त धनात्मक आवेश से एक सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर की कोटि का, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर की कोटि का, और परमाणु के नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कही। अब इसमें कमियां क्या है? इसमें 2 कमियां हैं। एक तो परमाणु के नाभिक के स्थायित्व, और एक आता है परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को व्याख्या करने में असफल। यानी ये 2 जो है कमियां रह गई इसमें। अब देखिए कैसी कमियां हैं। अब देखिए अगर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सही है तो देखिए कैसे। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु, मैं पहले वाला बता रहा हूँ, रदरफोर्ड के परमाणु, पहली कमी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो मैकेनिक्स है, विद्युत चुंबकीय यांत्रिकी में
जब कोई आवेशित कण गतिशील अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, आवेशित कण जब गतिशील अवस्था में होता है तो उसका गुण होता है कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, फोटान के रूप में। ठीक है, अब क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इसे भी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए। और धीरे धीरे करके जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अंदर की कक्षाओं में, यानी ये जो है फिर ऐसे जो है घूमते 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 और लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी, क्षय होती रहेगी। और नाभिक में गिरने के बाद नाभिक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो नाभिक यानी परमाणु के स्थायित्व को समझाने में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल असफल रहा। दूसरी बात, परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने, देखिए किसी भी पदार्थ के परमाणु का अगर स्पेक्ट्रम, अभी हम पढ़ेंगे, देखिए स्पेक्ट्रम अगर देखें, अभी हम हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है परमाणु का। तो परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम समझाने में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल रहा। कैसे? देखिए अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगा, अंदर की कक्षाओं, फिर अंदर की कक्षाओं में धीरे धीरे करके उसकी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती रहेगी। यानी विभिन्न कक्षाओं से होते हुए इलेक्ट्रॉन अंत में कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। तो यानी इसका स्पेक्ट्रम जो दिखेगा, क्योंकि देखिए बाहर की कक्षा में भी घूम रहा, फिर अंदर की कक्षा में भी घूम रहा, यानी सभी कक्षाओं से घूमते हुए वो क्या आ रहा, फिर नाभिक में आ रहा। तो यानी प्रत्येक कक्षा से रिलेटेड जो ऊर्जा होगी उससे रिलेटेड इसका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, निकलेगा। इसका स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा प्रत्येक कक्षा से संबंधित। यानी इसके स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं, इसका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट नहीं होगा बल्कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, इसका सतत स्पेक्ट्रम इसको देखने को मिलेगा आपको, है ना। एक पूरा पैटर्न जैसे जैसे लाइट होती है पूरा चमक रहा है, एक सतत स्पेक्ट्रम इसका आपको देखने को मिलेगा अगर ये सही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन वास्तव में अगर प्रायोगिक आधार पर अगर हम देखें तो वो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है रेखीय स्पेक्ट्रम होता है और इसमें अनेक प्रकार की रेखाएं होती हैं, अनेक प्रकार की सूक्ष्म रेखाएं होती है, पृथक पृथक रेखाएं होती है इसके स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जो चमकदार रेखाएं जिनको कह सकते हैं, जिनके अपनी अपनी आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु को सतत स्पेक्ट्रम व्याख्या करता है, जबकि सतत स्पेक्ट्रम परमाणु का नहीं होता बल्कि रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल और परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है वास्तव में उसको समझाने में असफल। तो चलिए फिर मिलते हैं अब आगे हम अगले टॉपिक में, और वो टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। किस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने दूर किया उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।